अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का ये गहरा विश्लेषण बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके के एक महा रिवीजन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एकदम जमीनी स्तर से शुरू करते हैं। ग्राम स्तर से लेकर जिले तक के प्रशासन और राजस्व की बात करते हैं। पहला एमसीक्यू मेरी तरफ से। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई स्थानीय नेता होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है खंड विकास अधिकारी, जिन्हें हम बीडीओ भी कहते हैं। अच्छा, बीडीओ? हाँ। अच्छा। देखिए, पंचायतें स्थानीय स्वशासन का हिस्सा जरूर है, लेकिन जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो बीडीओ के जरिए ही जमीन पर लागू होती हैं। सही बात है। और अगर ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी प्रधान बनने की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, वोट देना एक बात है, लेकिन पूरे गांव का बजट और प्रशासन संभालना, उसके लिए एक स्तर की परिपक्वता चाहिए होती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने ये उम्र 21 वर्ष तय की। ओह, अब समझ आया। और इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए यूपी को 18 मंडलों और 75 जनपदों में बांटा गया है। बिल्कुल। पीडीएफ में एक और शानदार तथ्य है कि राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। और वो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, हाँ, वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर मतलब सीधी गांधी जी से कनेक्शन। एकदम सही पकड़ा। गांधी जी का ग्राम स्वराज्य का जो सपना था, उसे पूरा करने के लिए उनकी जयंती से बेहतर दिन भला क्या हो सकता था। सच में। और प्रशासन की ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी है और जजों के लिए लखनऊ में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। बिल्कुल, ये तो हो गई प्रशासन की बात। लेकिन जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मतलब राजस्व व्यवस्था, उसका क्या? हाँ, राजस्व परिषद 1831 में प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई थी और आज भी इसके न्यायिक कार्यों का मुख्यालय वही है। देखिए, अंग्रेजों का मुख्य मकसद ही भारत से लगान वसूलना था और यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का यूपी बहुत उपजाऊ था, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी ये परिषद बना दी थी। अच्छा, अगर आज के ढांचे की बात करें तो एमसीक्यू के अंदाज में एक सवाल है, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही क्यों? क्योंकि मुख्य सचिव सारे आईएएस अधिकारियों का बॉस होता है। मुख्यमंत्री को अपनी नीतियां लागू करवानी होती हैं, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिस पर वो पूरा भरोसा कर सके। लॉजिकल है। और जिले में कानून व्यवस्था के लिए डीएम किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तर है राज्य सरकार। मुझे ये पूरा ढांचा एक कॉर्पोरेट सीढ़ी जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब डीएम हो गया जिले का सीईओ, उसके नीचे तहसील का प्रमुख होता है तहसीलदार, जो कि मिडिल मैनेजमेंट हो गया। बिल्कुल। और एकदम ग्राउंड लेवल का एग्जीक्यूटिव है लेखपाल, जो खसरा और खतौनी बनाता है। ये उपमा बहुत बढ़िया है। और इस पूरी मशीनरी के लिए कुछ पक्के नियम हैं, जैसे यूपीपीएससी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। हाँ, जो भी पहले हो। और 2018 में 102वें संविधान संशोधन के जरिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। और मंडी परिषद का पदेन अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होता है। एक दिलचस्प बात और, हरदोई में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है, अकबर के नौरत्न के नाम पर। सच में? ये इतिहास को एक ट्रिब्यूट है। चलिए अब राजस्व परिषद के अनुभागों पर एक छोटा सा गेसिंग गेम खेलते हैं। ग्राम पंचायत में अगर भूमि विवाद हो जाए तो निपटारा किस अनुभाग में होगा? ये जाएगा अनुभाग 2 में। एकदम सही। और कृषि गणना का काम? वो अनुभाग 12 देखता है। और राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों की धारा? वो है धारा 5। हाँ, ये धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक कमाल की बात बताऊं, भूलेख का कंप्यूटरीकरण करने वाला पहला जिला देवरिया था। अरे वाह, देवरिया। और खतौनी का नवीनीकरण भी हर 6 वर्ष में होता है। बिल्कुल। और जो राजस्व निरीक्षक होता है यानी कानूनगो, उसका पर्यवेक्षण नायब तहसीलदार करता है। 11 सितंबर को राजस्व दिवस मनाया जाता है। और भूमि चकबंदी अधिकारी का काम एसडीएम देखता है। तो ये हो गया हमारा प्रशासन और राजस्व। लेकिन जब इन नियमों पर विवाद होता है तो हमें अंपायर चाहिए होता है, न्यायपालिका। बिल्कुल। तो चलते हैं उच्च न्यायालय की तरफ। हाईकोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये शुरुआत में आगरा में था। ओह, आगरा में। हाँ, और फिर 1869 में इसे इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन थे।
स्वतंत्रता के बाद पहले बने विधुभूषण मलिक और पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति शाह मोहम्मद सुलेमान। हाँ, और 1948 में लखनऊ में इसकी एक स्थायी खंडपीठ भी बन गई। पीडीएफ में लिखा है कि यहाँ 160 स्वीकृत जज हैं। यह देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इतने जजों की क्या जरूरत है? हाँ यार, 160 जज, क्या सच में इतने जजों की जरूरत है या बस ढांचा बड़ा कर दिया गया है? देखिए, यूपी की आबादी देखिए, 25 करोड़। कई यूरोपियन देशों को मिला दें तो भी यूपी की आबादी ज्यादा है। इतने मुकदमों का बोझ है कि बिना इतने जजों के न्याय मिलने में पीढ़ियां गुजर जाएंगी। ये बात तो है। पेंडेंसी बहुत बड़ी समस्या है। अनुच्छेद 226 के तहत इसे रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और इसकी जो मुख्य इमारत है ना, उसका डिजाइन फ्रैंक लिस्मन ने तैयार किया था। हाँ, 1861 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई और 2016 में इसने अपने 150 साल पूरे किए। इसी हाईकोर्ट का एक फैसला ऐसा था जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी थी। वो 1975 वाला मामला, यूपी राज्य बनाम राजनारायण। बिल्कुल। देखिए, हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य बता रहे हैं कि कैसे एक हाईकोर्ट के फैसले से देश में आपातकाल जैसी स्थिति बन गई थी। ये न्यायपालिका की ताकत है। एकदम निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। और यहाँ के कई जज सीजेआई भी बने, जैसे के.एन. सिंह, वी.एन. खरे और जे.एस. वर्मा। हाँ, इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और परिसर का उद्घाटन वाइसराय चेम्सफोर्ड ने किया था। एक नाम और है, न्यायमूर्ति रघुकुल तिलक, जिन्हें गांधीवादी न्यायाधीश कहा जाता है। तो न्यायपालिका के बाद अब राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल की बात करते हैं। तो एमसीक्यू टाइम। यूपी और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सही जवाब। अनुच्छेद 155 कहता है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। और शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल। यहाँ सरोजनी नायडू जी का एक बहुत मशहूर कथन याद आ रहा है। हाँ। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब वो तो राज्य के प्रथम नागरिक हैं, सबसे बड़ा पद है, फिर पिंजरा कैसा? देखिए, पद सोना है क्योंकि सम्मान है, राजभवन है, लेकिन पिंजरा इसलिए क्योंकि असली फैसले लेने की ताकत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। अच्छा। राज्यपाल को उनकी सलाह पर काम करना पड़ता है, इसलिए उनकी अपनी शक्तियां सीमित होती हैं। ओह, अब क्लियर हुआ। वीवी गिरी राज्यपाल भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। और राज्यपाल के अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन रहा? मोतीलाल बोरा जी। सही। और राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। धन विधेयक लाने से पहले उनकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। एक और बात, राजभवन का नाम बदलकर जनभवन कर दिया गया था। ये रामनायक जी ने किया था। हाँ, अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद की सलाह की बात करता है। वेतन 3.5 लाख रुपए है। और अगर हम हॉल ऑफ फेम की बात करें तो बी रामकृष्ण राव, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी, बलिराम भगत, कमलापति त्रिपाठी और बी सत्यनारायण रेड्डी जैसे दिग्गज रहे हैं। बिल्कुल। और रामनायक जी की आत्मकथा का नाम याद है? चरैवेति चरैवेति। अब आते हैं राज्य की धुरी पर, यानी मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। यूपी ने देश को ऐसे मुख्यमंत्री भी दिए जो बाद में प्रधानमंत्री बने। हाँ, चौधरी चरण सिंह जी और वीपी सिंह जी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ मायावती जी ने ली, 4 बार। और सबसे लंबी अवधि तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ जी के नाम है। यहाँ कुछ ऐतिहासिक मील के पत्थर भी हैं। जैसे 1991 में कल्याण सिंह जी के समय पहली भाजपा सरकार बनी और उसी दौरान अयोध्या का विवादित ढांचा गिरा। हाँ, और मुलायम सिंह यादव जी के समय मंडल कमीशन की बातें सामने आई। और जब 75 में आपातकाल लगा तब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। हम फिर से स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ स्रोत में दिए गए तथ्यों की बात कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के। बिल्कुल। तैयारी करने वालों को बस इतिहास पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और राजनाथ सिंह जी के समय में ही उत्तराखंड का विभाजन हुआ था। हाँ। एक नियम यह भी है कि अगर कोई बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बन जाए
तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम भी है, जिन्होंने जेपी आंदोलन का समर्थन किया था। वीपी सिंह ने जन मोर्चा बनाया। बनारसी दास और श्रीपति मिश्र ऐसे थे जो पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे, फिर मुख्यमंत्री बने। रामनरेश यादव बाद में राज्यपाल बने और पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का संबंध 1950 के जमींदारी उन्मूलन कानून से है। तो ये तो हो गई कार्यकारी शक्ति, लेकिन कानून बनते कहाँ हैं? विधानमंडल में। यूपी विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? द्विसदनीय यानी बाइकैमरल। इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर और ब्रेक। विधानसभा एक्सेलरेटर है जहां तेजी से कानून बनते हैं, और विधान परिषद एक ब्रेक है जो अनुभव के साथ उनकी समीक्षा करती है। क्या सटीक एनालॉजी दी है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, सबसे ज्यादा 12 प्रयागराज में, और विधान परिषद में 100 सीटें। कार्यकाल भी अलग है, विधानसभा का 5 वर्ष, परिषद का 6 वर्ष। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पहले अध्यक्ष महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे और पहले सभापति चंद्रभाल थे। पीडीएफ में एक नियम है कि अगर कोई 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो सदस्यता खत्म हो सकती है। हाँ, ये एक डिटरेंट की तरह है ताकि प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से लें। और सभापति को हटाना हो तो 14 दिन का पूर्व नोटिस देना होता है। आपको पता है 2022 में प्रथम डिजिटल सत्र हुआ था जहां सबके सामने टैबलेट लगे थे। ई विधान तकनीक का कमाल। और विधान भवन का डिजाइन इंडो सारासैनिक वास्तुकला में है। 18वीं विधानसभा में 47 महिलाएं चुनकर आईं। स्थानीय निकायों में तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है ही। और पहले लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। चलिए अब एपिसोड के मेरा मतलब है इस चर्चा के आखिरी सेगमेंट पर आते हैं। होमगार्ड विभाग, जो पुलिस की मदद करता है। हाँ, स्थापना 1963 में हुई। स्थापना दिवस 6 दिसंबर। 1962 के युद्ध के बाद महसूस हुआ कि आम नागरिकों का एक बल होना चाहिए, तभी 63 में ये बना। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सर्वोच्च पद कमांडेंट जनरल का है और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। लेकिन इसका आदर्श वाक्य निष्काम सेवा बहुत गहरा है। ये श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है, क्योंकि होमगार्ड आम लोग होते हैं जो बिना किसी बड़े लालच के समाज की सुरक्षा करते हैं। यही निष्काम सेवा है। सच में प्रेरणादायक है। हमने पूरे ढांचे को समझा, राजस्व, न्यायपालिका, विधायिका। लेकिन एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। जैसे 2022 में डिजिटल सत्र हुआ, क्या भविष्य में तकनीक इस पूरी विशाल मशीनरी को ग्लास हाउस की तरह पारदर्शी बना देगी, जहां हर आम नागरिक अपने फोन पर सब कुछ देख सके? ये तो सोचने वाली बात है। तकनीक जवाबदेही ला सकती है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि तैयारी करने वालों के लिए यह सफर बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। हमने केशपाल सर की पीडीएफ का एक-एक कोना खंगाल लिया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। बिल्कुल। पढ़ते रहिए और समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।